हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दिवाकर गर्ग फ्रॉम गर्ग हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। मैं आज आपसे कुछ ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो कुछ मिथ्स अभी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली एक मिथ है कि ट्रांसप्लांट जो है समर में नहीं करवाना चाहिए, अच्छे मौसम में कराना चाहिए, विंटर में करवाना चाहिए। उससे क्या है कि पसीना कम आता है, उससे क्या है कि पसीना आने से ट्रांसप्लांट ख़राब हो सकता है। सो दैट इज़ ए मिथ। ट्रांसप्लांट है जो किसी भी मौसम में करवाया जा सकता है। पसीना आने से कोई भी ट्रांसप्लांट ख़राब नहीं होता है। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके ट्रांसप्लांट करने के बाद जो हम ग्राफ्ट लगाते हैं उसके ऊपर एक स्कैब बन जाता है। तो स्कैब इज़ ए नेचुरल ड्रेसिंग, उसमें से कोई भी पसीना क्रॉस नहीं कर सकता। जो ग्राफ्ट है उसमें जो टेम्परेचर है वो बॉडी का लेना होता है, उसमें बाहर का टेम्परेचर नहीं लेना होता है। तो इसलिए कोई मौसम से या बाहर के टेम्परेचर से ट्रांसप्लांट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए किसी भी आप मौसम में करा सकते हैं। सेकेंडली, पेशेंट सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद काफ़ी दिन घर में बैठना पड़ता है, 10 दिन घर में बैठना पड़ता है, थोड़ी ठंड में बैठना पड़ता है, एसी में बैठना पड़ता है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए मिथ। पेशेंट जो है ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं, जो ट्रांसप्लांट एरिया को कवर करके, हल्का सा रुमाल से कवर करके बाहर जा सकते हैं। और थोड़ा सा परहेज रखना होता है कि ज़्यादा बेंड ना करें, क्योंकि बेंड करने से माथे पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग क्यों आती है? स्वेलिंग आने का रीज़न जो होता है कि जो हम एनेस्थीसिया देते हैं, तो एनेस्थीसिया में काफ़ी कंटेंट जो होता है नॉर्मल सेलाइन का होता है, जिसको हम वाटर कहते हैं। तो दैट वाटर इज़ एक्चुअली इट इज़ इन द स्किन। तो स्किन में से हल्का हल्का सा ड्रेन करके माथे पे आ जाता है, और माथे से ड्रेन करता करता वो हल्का हल्का कभी कभी आंखों पे भी आ जाता है। तो ये जो स्वेलिंग होती है 3-4 दिन के बाद आती है, तो वो 2-3 दिन के बाद चली जाती है। और अगर पेशेंट ज़्यादा बेंड नहीं करेगा तो वो स्वेलिंग भी नहीं आएगी। तो उसको स्वेलिंग को देख के डरने की ज़रूरत नहीं होती। वो कोई एलर्जी नहीं होती, वो कोई आपकी ब्रेन की स्वेलिंग नहीं है, तो इसलिए उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो सेकेंड एक मैं मिथ के बारे में बात करूँगा, PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जो है ट्रांसप्लांट कराने के बाद बहुत ज़रूरी होती है, कि अगर ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद 3-4 सेटिंग PRP की करानी जरूरी है, उसके बाद ही अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ सेंटर्स ऐसे बोलते हैं कि PRP करानी जरूरी है तभी इसका रिजल्ट आएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो ए मिथ। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जो होती है वो आपके पुराने बाल जो हैं अभी बचे हुए हैं लेकिन जो अभी झड़े नहीं हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, उनको बचाने के लिए होती है, नॉट फॉर ट्रांसप्लांटेड हेयर्स। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को ज़्यादा कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी PRP की ज़रूरत होती है। तो PRP करने से कोई भी आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रो नहीं करेंगे, वो जैसे भी हैं वैसे ही ग्रो करेंगे। ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा आएगा अगर वो अच्छे से हुआ है, और अगर आपके जो डोनर डेंसिटी है जहाँ से बाल लिए गए हैं अगर वो अच्छे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो थर्ड जो है एक मिथ है नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स। तो एक बड़ा ही रहता है पेशेंट्स में कि आपके कितने ग्राफ्ट लगेंगे, उसके कितने ग्राफ्ट लगे थे सर, उसका रिजल्ट अच्छा है इतने ग्राफ्ट लगाने से, उसका इतने ग्राफ्ट लगाने से रिजल्ट कम आया है। तो सिर्फ नंबर ऑफ ग्राफ्ट से रिजल्ट नहीं आता है। सेम नंबर ऑफ ग्राफ्ट अगर किसी पेशेंट के में लगाएंगे और सेम नंबर ऑफ ग्राफ्ट किसी और पेशेंट में लगाएंगे तो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो सिर्फ नंबर ऑफ ग्राफ्ट से पे डिपेंड नहीं करता है, ग्राफ्ट की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। जो ग्राफ्ट होता है उसके अंदर कई पेशेंट में 2 बाल होते हैं, 3 बाल होते हैं, 4 बाल होते हैं। तो जिन पेशेंट्स में एक ग्राफ्ट में ज़्यादा बाल हैं तो उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। जिन पेशेंट में एक ग्राफ्ट में बाल कम है उनका रिजल्ट कम आएगा। सेकेंडली, अगर पेशेंट का एरिया बड़ा है, पीछे के बाल जो डोनर एरिया है, जो ग्राफ्ट हैं वो वीक हैं, पतले हैं, तो उनका रिजल्ट कम आएगा। तो सिर्फ नंबर ऑफ ग्राफ्ट से रिजल्ट का हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि इतने नंबर ऑफ ग्राफ्ट से इतना अच्छा रिजल्ट आना ही चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट से हम एरिया डिसाइड करते हैं कि इतने नंबर ऑफ ग्राफ्ट से इतना एरिया कवर होगा, लेकिन जो उसकी डेंसिटी है वो क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट पे डिपेंड करती है कि क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट कैसी है। तो मोटे बालों वालों की ग्राफ्ट की क्वालिटी होगी तो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर एरिया कम है, ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारे पास एरिया कम ट्रांसप्लांट करना है तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा। थर्डली, करने वाले पे डिपेंड करता है, आपके डॉक्टर कैसे हैं, डॉक्टर की टीम कैसी है। सो इन चीज़ों पे रिजल्ट डिपेंड करता है, नॉट ओनली नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स।
तो फोर्थ जो होता है, एक थोड़ा सा रहता है पेशेंट्स में कि सर क्राउन का रिजल्ट मेरा कम है, आगे के बालों से मेरा थोड़ा कम है। तो ज़्यादातर मैंने लाइक आउट ऑफ 100 पेशेंट 10 पेशेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि मेरा सर क्राउन का रिजल्ट थोड़ा कम है, आगे का रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? क्या मेरे पीछे वाले बाल जो हैं कम लगे हैं, वो उनकी ग्रोथ नहीं हुई, वो सारे बाल उगे नहीं हैं, ये एरिया ऐसा है कि जहाँ पे बाल नहीं उगते। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है कि जब हम बाल लगाते हैं, पेशेंट के देखो बाल कम है, इसीलिए हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और हम पेशेंट के बालों को ही आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम कोई नए बाल नहीं उगा रहे हैं, हम पेशेंट के डोनर एरिया में से बालों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दाढ़ी के बालों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चेस्ट के बालों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन हम बालों को बहुत उतना नहीं हम बना रहे, उतने नहीं हम उगा रहे जितने उसके पहले थे। इसलिए जो रिजल्ट है, हम क्या करते हैं, जो अच्छे वाले नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले ग्राफ्ट्स होते हैं, उनको हम फ्रंट से लगाना शुरू करते हैं, और जो वीक बाल होते हैं, जो पतले रह जाते हैं, उनको हम पीछे लगाते हैं। और बालों की जो नंबर होता है वो भी ज़्यादा आगे लग जाता है, पीछे जो क्राउन पे बालों पे लगाने के लिए हमारे पास इतना अच्छा नंबर नहीं रहता है। तो इसलिए कई पेशेंट्स में जो रिजल्ट आगे का अच्छा होता है, क्राउन का थोड़ा कम रह जाता है। अगर वो क्राउन का रिजल्ट कम है तो उसको सेकेंड सेटिंग वो ले सकता है और क्राउन का रिजल्ट वो बेटर कर सकता है। फोर्थ होता है, एक पेशेंट पूछते हैं कि सर ये जो बाल हैं परमानेंट हैं, आपकी क्या गारंटी है कि ये बाल परमानेंट रहेंगे, आपकी क्या गारंटी है? तो देखो, जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं दे रिमेन परमानेंट, वो लाइफ लॉन्ग होते हैं। अब मैं लाइफ लॉन्ग तो नहीं बोलूँगा कि दे हैव लॉन्ग लाइफ। इनका लॉन्ग लाइफ रहने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो बालों का गिरना है वो इस एरिया पे होता है, एंड दैट ओनली हैपन्स इन मेल्स। ये हमेशा मेल्स में होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो जेनेटिकली वीक बालों पे अटैक करता है, इसलिए वो बाल गिरते हैं। इनका रीज़न जो पेशेंट कभी कभी सोचते हैं कि पानी के कारण गिर गए, या मैंने कोई स्ट्रेटनिंग करवा ली थी मैं उसके कारण गिर गए, या पेशेंट सोचते हैं कि मैंने मौसम चेंज हो गया इसलिए गिर गए, या मैंने कोई शहर चेंज कर लिया था मैंने गिर गए, मैं बीमार हो गया था मैं इसलिए बाल गिर गए। तो दे आर नॉट द रीजंस, एक्चुअली द रीज़न इज इनसाइड। जो जेनेटिकली इट इज़ एक्चुअली जेनेटिक। तो पेशेंट्स मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे फैमिली में तो किसी के ये नहीं है कि बाल्डनेस नहीं है, मेरे फादर को बाल्डनेस नहीं है। तो ये जो बाल्डनेस की जीन्स हैं आपकी मदर साइड से भी आ जाते हैं, उधर नानके साइड से भी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी नए जीन्स भी बन जाते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज जेनेटिक। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जेनेटिक पैटर्न है। सो दिस इज जेनेटिक पैटर्न। ये बाल जो है यहाँ पे साइड से झड़ने शुरू होते हैं, ये हमेशा मेल्स में होते हैं, कभी भी फीमेल्स में आप इस तरह की बाल्डनेस को नहीं देखोगे। तो उसके बाद ये थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, फिर ये बाल्डनेस पीछे से शुरू हो जाती है, फिर ये पीछे से बाल्डनेस और बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे ये बाल्डनेस पूरे सिर पे आ सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमेशा इस एरिया में आएगी, इस एरिया में नहीं आएगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है इन बालों पे अटैक नहीं करता है, दाढ़ी के बालों पे अटैक नहीं करता है, चेस्ट के बालों पे अटैक नहीं करता है, बॉडी हेयर्स पे अटैक नहीं करता है। तो जब इन बालों को हम निकाल के बाल्ड वाले एरिया पे लगाते हैं तो दे रिमेन परमानेंट, बिकॉज दे रिमेन परमानेंट हेयर, सो दैट्स वाई दे रिमेन परमानेंट हेयर। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी सेंटर है जो वो अच्छे से कर रहा है इसलिए वो परमानेंट रहते हैं। इसका रीज़न जो होता है वो बालों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, बालों के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो आगे आने वाले टाइम में नहीं झड़ते हैं। अब पेशेंट कुछ 4-5 साल बाद आते हैं कि सर मेरे बाल पहले बहुत अच्छे ग्रो हुए थे लेकिन मेरे अब कम हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसप्लांटेड बाल वो चले गए हैं। एक्चुअली रीज़न क्या होता है, उनमें क्या होता है कि वो डेंसिटी क्यों कम हो गई है? जब वो ट्रांसप्लांट करवाने आए थे उनके पहले भी ओरिजिनल हेयर्स अभी पड़े थे, अभी भी सिर में अभी उनके पहले जो अभी गिरने वाले थे बाल वो अभी भी वहाँ पे थे। वो उन्होंने तब ट्रांसप्लांट कराया जब अभी पूरी तरह से उनके बाल अभी गिरे नहीं थे, अभी भी पड़े थे। 50% हेयर्स दे हैड लॉस्ट बट सम ऑफ द हेयर्स वर देयर। सो अब तो वो धीरे धीरे 3-4 साल के अंदर अंदर वो बाल भी चले गए हैं। इसलिए जो जब वो पहले वाले बाल चले जाते हैं तो धीरे धीरे पेशेंट को दोबारा से बाल्डनेस फील होनी शुरू हो जाती है, और जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो भी ऐसा लगता है कि कम हो रहे हैं। एक्चुअली वो कम नहीं हो रहे हैं, पहले वाले बालों और हमारे वाले लगाए हुए बालों के अंदर मिक्स हो रहे थे, तो डेंसिटी अच्छी नजर आ रही थी। जब पहले वाले बाल चले गए तो ट्रांसप्लांटेड बाल भी धीरे धीरे स्कैंटी नजर आने शुरू होते हैं। सो दैट इज द ओनली रीजन कि पेशेंट को दोबारा से बाल्डनेस फील होती है। तो अगर दोबारा से बाल्डनेस फील होती है
तो पेशेंट दोबारा से ट्रांसप्लांट करवा सकता है, वो पेशेंट दोबारा डॉक्टर से मिल सकता है, अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है, तो दोबारा से ट्रीटमेंट ले सकता है. सो दीज आर द some of the myths which I have discussed with you. I will come with you some more myths in the next video. I hope you have liked this video. Thank you very much. I am Dr. Divakar Garg from Garg Hair Transplant Clinic, Bathinda.